आप सबका स्वागत है एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर है वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो आपको बता दूँ, ये फर्स्ट पेपर बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट है, यानी 20वां लेसन है। 20वें लेसन का ये दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपको समझना है कि निर्वाचन क्षेत्र किस टाइप के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने पहले ही यहाँ पे नोट कर लिया है कि निर्वाचन क्षेत्र दो तरह के होते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो अब ये आपको पता रखना है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन लिख दी है जिससे आपको कन्फर्म और क्लियर हो जाएगा कि एक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, जब किसी राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जो कोई राज्य है उसको निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी क्या कह रहे हैं कि जब किसी राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी संख्या में क्या हो, प्रतिनिधि हो, यानी जितने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं इलेक्शन में उतने निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं और प्रतिनिधि चुने जाते हो, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक निर्वाचन क्षेत्र। समझ में आ गया। वापस बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार देख लीजिए कि जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हैं, समझ लीजिए कि प्रतिनिधि कितने चुनने हैं, 50 प्रतिनिधि है जो चुने जाने हैं। तो इसलिए उन 50 निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब अलग अलग 50 है वो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 4-5 पहले खड़े हो जाए एक निर्वाचन से, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। किसको? एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मैं बता रहा हूँ कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वह उतने क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं जितने निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि चुनने हैं। जितने प्रतिनिधि को चुनना है उतने निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं, और वहाँ पर प्रत्येक निर्वाचन से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। तो प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना। इस तरह से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है तो हर अलग क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो ये जो व्यवस्था होती है वह कहलाती है एक सदस्यीय, क्या कहलाएगी, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। अब बहुसदस्यीय निर्वाचन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, तो इसके गुण क्या हैं, इसके गुण क्या है, इसके बाद मैं आपको बहुसदस्यीय के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की क्या विशेषता है या क्या इंपॉर्टेंट, तो देखिए गुण, निर्वाचन और प्रतिनिधियों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। निर्वाचन एवं प्रतिनिधियों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कैसे बहुत से अलग अलग प्रतिनिधि वहाँ पे खड़े होते हैं लेकिन चुना जाता है एक ही। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कहा है कि निर्वाचन व प्रतिनिधियों के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि निर्वाचन जो हो रहा है, निर्वाचन और प्रतिनिधि उनके बीच जो संबंध होता है वो यहाँ पे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुण बन जाता है। कि क्यों? क्योंकि निर्वाचन और प्रतिनिधि, निर्वाचन होने वाला है तो वो जो निर्वाचन करवाने वाले हैं और प्रतिनिधि दोनों के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलता है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में। दूसरा गुण तो एक योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव। योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन चुना जाना, ठीक है ना, निर्वाचन संभव है। तो ये आपको समझना है
योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव होता है किस निर्वाचन पद्धति से? तो आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन सदस्य पद्धति में बात करें, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उसका गुण क्या है कि इस निर्वाचन के द्वारा योग्य व्यक्ति हैं उनका निर्वाचन होता है। योग्य व्यक्ति है वो निर्वाचन के अंतर्गत चुने जाते हैं, प्रतिनिधि वो योग्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। दूसरा देखना है देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व। तीसरा गुण क्या होता है? देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है और इसको ऐसे ध्यान रखना है कि ये जो बात है यहाँ पे इसका तीसरा गुण है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो विभाजित करने के कारण इसमें देश के प्रत्येक भाग को शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। यानी देश को अपने कैसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। पूरे देश को अगर बांटेंगे इस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों में, तो वहाँ से हर एक से प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और उसमें से जो प्रतिनिधि खड़े होंगे एक चुने जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि देश के प्रत्येक भाग के प्रतिनिधि हैं उनको निर्वाचन में या निर्वाचित होने का एक हक मिल जाता है। तो इस तरह से एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, उसका जो क्षेत्र है वो किस पूरा देश है उसमें कवर हो जाता है। यानी पूरे देश की निर्वाचन व्यवस्था है वह एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से संभव होती है। तो ये इसका गुण हो गया, देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व हो सकता है। वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से शैली से होगा? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जो प्रणाली है निर्वाचन की उससे हो सकता है, ये ध्यान रखना है। और चौथा जो गुण है स्थायी सरकार का निर्माण। ये इसका चौथा गुण इंपॉर्टेंट किस लिए हो गया? तो देख लीजिए, इनमें छोटे छोटे गुटों को प्रतिनिधित्व मिलने की कोई संभावना नहीं होती। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में छोटे छोटे गुटों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की संभावना नहीं होती है और इसलिए राजनीतिक दलों की संख्या भी कम होगी। जब राजनीतिक दलों की संख्या ज़्यादा राजनीतिक दल नहीं होंगे तो दृढ़ और स्थायी मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। तो अच्छी और व्यवस्थित मंत्रिमंडल जब बन जाती है और सीमित मात्रा में दल हो और वे एक बहुमत वाली सरकार बना देते हैं तो वो सरकार स्थायी होती है। वरना गठबंधन की तरह होते हैं तो बहुत से दल होते हैं उनके मिलकर फिर गठबंधन होता है तो वो सरकार अस्थायी रहती है। तो एक स्थायी सरकार की संभावना कौन से निर्वाचन क्षेत्र के तहत संभव होती है? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत। फिर देखना है पांचवा गुण है सबसे सरल विधि। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट आ गया है, ध्यान रखना है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है उस बहुत ही सिंपल विधि है, इसके द्वारा निर्वाचन बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। तो ये ध्यान रखना है, निर्वाचन की ये पद्धति सरल पद्धति है और इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बस ये वाला मैंने आपको समझा है, इस तरह से ही चुनाव होता है तो कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, यानी बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। फिर है रूसी, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके दोष क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने देख लिए इसके गुण, क्या देख लिए? गुण। तो भाई साहब अब इस निर्वाचन क्षेत्र के दोष क्या हैं तो वो अब हम देखेंगे। तो मैं यहीं पे एक साथ ही नीचे ही नोट कर लेता हूँ कि इस निर्वाचन पद्धति के दोष क्या हैं, तो आप देख लेंगे। तो ध्यान रखना, पहला इसका एक कमी क्या है इस एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की, तो रूसी क्षेत्र संकुचित। पहला क्या होगा? रूसी क्षेत्र संकुचित। यानी ये किस तरह से तो समझना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आलोचक हैं वो जब इसकी आलोचना करते तो वह कहते हैं कि यह पद्धति रूसी क्षेत्र को संकुचित कर देती है, यानी रूसीपूर्ण प्रचलन नहीं हो पाता। कई निर्वाचन क्षेत्रों में अयोग्य भ्रष्ट प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। तो ये रूसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। रूसी के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये होता है कि जो एक फेवरेबल जो निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें योग्य प्रतिनिधि आ सके, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है, यानी रूसी क्षेत्र संकुचित होता है। दूसरा है शासक द्वारा अनुचित लाभ की प्राप्ति।
तो दूसरा पॉइंट है शासक द्वारा अनुचित लाभ की प्राप्ति, यानी ये इम्पोर्टेंट इसमें इसलिए मतलब ये दोष इसलिए हो गया है क्योंकि इसके अंतर्गत यानी एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शासक दल को अपने ही लाभ, देख लीजिए जैसे मैंने आपको एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में तो बता दिया है, अब बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो सिंपल सा देखो कि क्या होता है इसमें, जब संपूर्ण राज्य, जब एक सदस्य भी मैंने बताया था कि संपूर्ण राज्य यानी पूरा जो राज्य होता है उसको विभिन्न विभाजन मतलब अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न संपूर्ण राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से फिर मतलब जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हुए हैं उनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ये बहुसदस्यीय कहलाता है। अब यहाँ पे एक बार पूरा ध्यान इधर दे दीजिए और देखिए क्या फर्क है इन दोनों में। तो मैंने बताया था सेम कि संपूर्ण राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और फिर वहाँ से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो हो गया एक सदस्य। और अगर बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं और उनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक की जगह बहुत सारे प्रतिनिधियों को चुना जाता है, बहुत सारे प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, तो ये हो गया बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। क्या हो गया, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक चुना जाता है तो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो गया, और एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो बहुसदस्यीय हो गया। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इस तरह से हम देख लेते हैं इस एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण क्या है, ध्यान देंगे गुण क्या है। तो देखिए एक तरह से एक मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला देता हूँ कि साधारण टिकट प्रणाली, यानी इसको एक तरह से क्या कहते हैं, साधारण टिकट प्रणाली, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका एक और नाम है साधारण टिकट प्रणाली। और इस तरह से फ्रांस में राष्ट्रीय निर्वाचन के लिए 1912 में अपनाया गया था, किंतु 1927 में इसको वापस तैयार कर दिया गया। तो इस तरह से अब इसके गुण क्या है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्वाचन। पहला इसका गुण क्या होगा, यानी इसके द्वारा क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्वाचन होता है। आपको ये ध्यान रखना है, इस निर्वाचन पद्धति से क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्वाचन होता है, यानी एक तरह से इसका गुण हो गया। तो अब इसमें देख लीजिए, इस निर्वाचन क्षेत्र बड़ा, यानी इसमें निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण उम्मीदवार चुनने में अधिक स्वतंत्रता रहती है और इस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति निर्वाचित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एलेट ने इसके बारे में कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण उम्मीदवार के दृष्टिकोण के विस्तृत होने और उसकी योग्यता के श्रेष्ठतर होने की आशा रहती है। तो इस तरह से ये जो है वो बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी यूज होता है और इसमें श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्वाचन संभव होता है। दूसरा है इसका गुण, राज्यों के हितों की उन्नति। तो ध्यान रखेंगे दूसरा क्या है, राज्यों के हितों की उन्नति। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो किस तरह से, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि इस पद्धति के समर्थकों का कथन है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसी विशेष हित का नहीं है, किसी विशेष के लिए नहीं है कि भाई वो एक जाति एक विशेष के लिए निर्वाचन हो, वैसा नहीं है, अपितु यह निर्वाचन पद्धति सामान्य हित के प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करते हैं। सभी के लिए यह प्रतिनिधित्व पद्धति है वो काम में आती है। बड़े निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य के सामान्य हितों में रुचि लेते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम आती है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये इसका हम यहाँ पे गुण की बात करें तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे गुण ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि राज्यों की हितों की उन्नति होती है इसके द्वारा। और इसके द्वारा क्या होता है, वापस आपको बताया दिया है और बता भी देता हूँ कि इस निर्वाचन पद्धति के राज्य के सामान्य हितों में रुचि लेने की जो इच्छा है वो जागृत होती है। लोग बढ़ चढ़ के प्रतिनिधि है वो उसको सुनने के प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व।
तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे गुण है वह एक सदस्यीय निर्वाचन में दोष था, क्योंकि वहाँ पे ये फैसिलिटी, ये सुविधा नहीं थी, जबकि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो प्रश्न ये आ जाए कि कौन सी निर्वाचन पद्धति है जहाँ पे अल्पसंख्यकों को उचित रूप में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में मिलता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने का जो बहुत ही अच्छा ये जो गुण है वह बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट हम ध्यान रखें, इसका एक लाभ ये भी है कि इसमें शासक केवल अपनी स्वास्थ्य सिद्धि के लिए चुनाव में तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे चौथा ये हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि शासक वर्ग जो जैसे मैंने बताया था कि जैसे कांग्रेस अगर वो उसी के राज्य में अगर निर्वाचन हो एक सदस्य के द्वारा तो वो वहाँ पर उचित लाभ ले सकता है, लेकिन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में शासक वर्ग के स्वार्थ की पूर्ति न होकर के जन सामान्य प्रतिनिधित्व के अनुकूल ये पद्धति है। अब ये तो हमने समझ लिया इसका गुण, अब इसके अवगुण क्या है इस पद्धति के, तो वो आप देख लीजिए इसके दोष। ठीक है ना? इस पद्धति के दोष क्या है? तो पहला क्या दोष है? विभिन्न दलों की उत्पत्ति और अस्थायी सरकार है। तो अब यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे बहुसदस्यीय निर्वाचन का क्या है? दोष है, जबकि यही वहाँ पर क्या था? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में गुण था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि विभिन्न दल, यानी इस बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है? बहुत ज़्यादा दल, अधिक राजनीति में पार्टियां बन जाती हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जब बनती हैं तो इस तरह से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से क्या होता है कि कुछ जो दल हैं वह एकजुट होकर गठबंधन की तरह से बहुमत प्रूव करते हैं, यानी गठबंधन बनाते हैं और फिर सरकार का रूप धारण होता है। तो फिर वह लंबे समय तक ये बहुमत वाली मतलब गठबंधन वाली सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि मतभेद हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुसदस्यीय निर्वाचन के द्वारा जो चुनी गई प्रतिनिधि होते हैं और जो सरकार चलती है वह सरकार अस्थायी होने की संभावना रहती है। इसमें डर रहता है क्योंकि वह सरकार अस्थायी तो कभी भी गिर सकती है, और विभिन्न दल हैं जो राजनीति में अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो ये इसका दोष है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का। समझ में आ गया? दूसरा यहाँ पे इसका देखें दोष, तो देखना है निर्वाचकों और प्रतिनिधियों के बीच संबंध नहीं। निर्वाचक जो होते हैं, जो समझना है यहाँ पे कि जो वोट देते हैं, और प्रतिनिधि जिनको वोट दिया जाना है, जो सरकार के तौर पे प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो प्रतिनिधियों के बीच संबंध नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो जो मैंने भी पहले ही बताया कि निर्वाचक और प्रतिनिधियों के बीच संबंध नहीं हो पाता, क्योंकि पता ही नहीं है कि भाई कौन चुना जा रहा है। तो इस तरह से उनका निर्वाचकों का प्रतिनिधि संबंध नहीं होना, ये कौन सी विधि, कौन सी निर्वाचन पद्धति का दोष है? बहुसदस्यीय निर्वाचन पद्धति का दोष है, क्योंकि इसमें ये एक बड़े लेवल पर निर्वाचन होता है। तो इस तरह से मतदाताओं का प्रतिनिधित्व से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह जाता, और इस दृष्टि से ये प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध निर्वाचन पद्धति है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए तीसरा, तो देखना है कि निर्धनों के लिए निर्वाचन लड़ना कठिन है। ये एक तो बहुत अच्छा यहाँ पे बात आ रही है, तो आप ध्यान रखना है कि
इसमें क्या होता है कि कुछ मध्यम श्रेणी के या ऐसे प्रतिनिधि जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन वे अगर चुनाव लड़ना चाहें तो अगर उनके चुनाव बहुसदस्यीय निर्वाचन पद्धति से हो रहे हैं तो फिर उनके बस की बात नहीं है बब्बा, वो हार जाएगा। क्या होगा? वो हार जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये निर्वाचन पद्धति कहीं ना कहीं बहुत खर्चीली है। तो इसमें जो निर्धन प्रतिनिधि है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये पद्धति एक तरह से खर्चीली हो सकती है। तो इस तरह से इस निर्वाचन पद्धति का दोष क्या हुआ? निर्धनों के लिए ये निर्वाचन पद्धति उपयुक्त नहीं है। इसके लिए देखिए, बहुत बड़े क्षेत्र में निर्वाचन उम्मीदवार चुनाव में विजयी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वे कितने बुद्धिमान क्यों न हो। इस प्रकार राष्ट्रीय व्यवस्था पे इन योग्य व्यक्तियों को लाभ उठाने से वंचित कर देती है और रह जाती है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक अंतिम जो इसका दोष है इस निर्वाचन पद्धति का, तो वो देखिए, अनुत्तरदायी और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत मूल्यांकन कठिन है। यानी इसके द्वारा जो चुने जाते हैं वह उत्तरदायी नहीं होते, अनुत्तरदायी होते हैं। किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसमें नहीं ली जाती, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पे चुने जाते थे। और दूसरा, उम्मीदवारों का व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं हो पाता है। जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका अगर डायरेक्ट संबंध नहीं है तो वे क्या करेंगे, किस तरह से होंगे, तो उसका मूल्यांकन है वो नहीं हो पाता है कि वह सरकार के रूप में क्या कर रहे हैं और फाइनली उसने क्या किया है, लोक हित में काम किया है नहीं किया, तो वो मूल्यांकन नहीं हो पाता उन उम्मीदवारों का। तो इस तरह से ये कमियाँ हैं, वो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए हैं मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, डॉक्टर फाइनर ने इस निर्वाचन की व्यवस्था के दोष व्यक्त करते हुए क्या लिखा है? फाइनर ने कहा है कि इस पद्धति के दोष गंभीर नहीं है, गंभीर ही नहीं है, अपितु वे इन आशाओं को भी अंत करते हैं जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व शासन से करता है। मतलब व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के प्रति जो आशा होती है वह अगर बहुसदस्यीय निर्वाचन अपनाया जाए तो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए दोष है। तो ये ध्यान रखना, दोष ही नहीं है, गुण भी है इसके, हमने बताया था। तो हर एक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये अपनाई जाती हैं। तो निष्कर्ष तौर पे देखें, दोनों अधीन पद्धति ये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय, तो निष्कर्ष तौर पे क्या देखना है आपको, ख्याल समझना है। तो ध्यान रखें, इस दोनों प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों के गुण दोषों के विवेचन के आधार पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अधिक लाभदायक है। सारांश क्या आ रहा है समझना है आपको। दोनों के बारे में हमने पढ़ा, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय। तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या गए कि बहुसदस्यीय निर्वाचन और इसके बारे में कंपैरिजन करें तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से फायदा, इससे ज़्यादा फायदा कौन सी पद्धति को है? एक सदस्यीय। यानी जो भी निर्वाचन हो रहा है तो सबसे बेहतर निर्वाचन पद्धति कौन सी है? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। शिक्षा और प्रजातंत्र के अनुकूल है, और ये पद्धति शिक्षा और प्रजातंत्र के अनुकूल निर्वाचन क्षेत्र पद्धति है। तो इसलिए इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र है वह अलग अलग है, अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन इन दोनों में क्या गुण हैं क्या अवगुण है, दोनों के बीच कंपैरिजन के तौर पे देख लिया। और ये भी बता दिया कौन सी जो निर्वाचन पद्धति है वो उपयुक्त है प्रजातंत्र के लिए। तो अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट अपना जो होगा स्टार्टिंग, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको इस अभी आज जो पढ़ा अपने वीडियो में इससे कोई संबंधित डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, मैं आपको बता दूंगा, नो टेंशन। लेकिन ध्यान रखिए, समझेंगे तो डाउट आएंगे, बिना समझे तो डाउट नहीं आते, तो ध्यान रखना है। और इससे संबंधित जो अगला नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।